Hello everyone, learn to solve numericals step by step in an easy way. So today let's practice physics numericals of chapter Motion in a Plane of class 11. So before solving question 1, let us first of all understand what is centripetal acceleration and tangential acceleration. अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है. Centripetal acceleration acts along the radius and is directed towards the center of the circular path. जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है वो रेडियस के अलॉन्ग होता है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है. और जो फॉर्मूला है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वो होता है AC इज इक्वल टू v²/r और v ओमेगा. यहाँ पर v रिप्रेजेंट करता है लीनियर स्पीड. जब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ लीनियर स्पीड होगा जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एंगुलर वेलोसिटी है उस पार्टिकल का जब वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब उस पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है विच एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर हम AT से रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल टू R अल्फा. यहाँ पर अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन का. दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ इस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है. इसलिए अगर हमको टोटल एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का निकालना होगा तो वो होगा AC दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्लस AT दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अब अगर इस मैग्नीट्यूड निकालना होगा इस एक्सेलरेशन का तो दैट विल बी इक्वल टू √AC² प्लस AT². क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड tangential acceleration is 90 degree. So finally the magnitude of the acceleration, the effective acceleration that the particle will be having, that will be equal to √AC² plus AT². Now let's solve the question. A motor car traveling at 30 meters per second on a circular road of radius 500 meter. It is increasing its speed at the rate of 2 meter per second square. What is its acceleration? तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि एक कार है जो एक सर्कुलर रोड में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है. रेडियस भी उस सर्कुलर रोड का दिया हुआ है क्वेश्चन में. रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड इज 500 मीटर. Also it is written in the question that it is increasing its speed at the rate of 2 meter per second square. जो कार है उसका स्पीड मूव हो रहा इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से. इट मीन्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच वी रिप्रेजेंट बाई AT इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ दिस AT एक्ट्स along द टेंजेंट टू द सर्कुलर रोड. अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा उस पाथ के सर्कुलर पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उस कार जब वो मूव कर रहा है सर्कुलर रोड में तो वो एक्ट करेगा टेंजेंट टू द सर्कुलर रोड. अब इसी समय उस कार के पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. Here one more acceleration is acting which is along the radius, जो radius के along होगा and it will be the direction of that acceleration will be towards the center of the circular path and that acceleration will be perpendicular to the tangential acceleration AT and we know that acceleration is known as centripetal एक्सेलरेशन. अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट होता है जो रेडियस के अलॉन्ग होता है और जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है
और वो हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो जब एक कार मूव कर रहा है सर्कुलर रोड में, उसका वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उस कार का जब वो सर्कुलर रोड में मूव कर रहा है तो वो कितना होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ने अभी पढ़ा कि AC इज इक्वल टू v²/r। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू 1.8 meter per second square. Finally, the effective acceleration will be, the magnitude of the effective acceleration will be root under AC square plus AT square. Putting the values, we will get the acceleration. Finally, the acceleration equal to 2.7 meter per second square. तो इस क्वेश्चन में जब एक कार जो सर्कुलर रोड में मूव कर रहा है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी पता करना होगा यूजिंग द फॉर्मूला, एंड देन वी हैव टू फाइंड द effective acceleration. Okay, so next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 3 वेक्टर्स एक्ट कर रहा है एक ही समय पे, और उन वेक्टर्स को अगर हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, ट्रायंगल के साइड्स जिनको हम लोग एक ही ऑर्डर में लिए हैं, उससे अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएँ तो अब हम लोग बोलते हैं कि उसका रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर है। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। सो इफ 3 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, their resultant is 0 and the object is said to be in equilibrium. यहाँ पे अगर OP एक डायरेक्शन है और ये ट्रायंगल है, सपोज OPQ is a triangle and we represent vector A by direction OP of the by the side OP of the triangle, and we represent vector B by side PQ of the triangle, and vector C is represented by side QO of the triangle OPQ. Now all these vectors are taken in the same order. Then in that case the condition for zero resultant vector is that A by OP is equal to B by PQ is equal to C by QO, and we will use this condition in the next numerical. So let's start. Determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kg suspended by a string until the string makes an angle 30 degree with the vertical. So what is given in this question? In this question we have a string in which a mass is suspended, suppose at point O. Let OB be the initial position of a string and a mass suspended at the end A be displaced at an angle 30 degree from its vertical position by the horizontal force F. एक स्ट्रिंग है, उसके पॉइंट A पे मास है जो दिया हुआ है 0.03 kg का मास सस्पेंडेड है पॉइंट A पे। अब उस स्ट्रिंग को हम लोग ने एक ऐसे प्लेस पे रखा कि उसका एंगल जो वो स्ट्रिंग बना रहा है वर्टिकल के साथ वो 30 डिग्री हो गया। अब ये करने के लिए हम लोग ने मदद लिया हॉरिजॉन्टल फोर्स F का। हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाकर हम लोग ने डिस्प्लेस किया उस स्ट्रिंग को। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट B आर, इस पॉइंट B पर उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट B पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो होगा वेट mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स F द हॉरिजॉन्टल फोर्स, so it is acting horizontally, and the tension T which is acting along the string. So इसी समय पे इस point object पे 3 forces 3 vectors are acting, और इन तीनों vectors को हम लोग इस triangle OCB में represent कर सकते हैं। BO the side of the triangle OCB representing the tension T, OC side of the triangle OCB represent the weight mg taken in the downward direction, and the side CB represent the horizontal force F, and this way we can say that as the body is in equilibrium, so the 3 forces acting on the body must be represented by the 3 sides of the triangle OCB taken in
one order. And if we apply the condition that we studied just now, if we apply the condition, we can write F by CB is equal to mg by OC is equal to T by BO. Now using this condition, we can easily find out the horizontal force F. One more thing, वो जो ट्रायंगल OCB है उसमें ये एंगल 30 डिग्री है जो वर्टिकल से ये स्ट्रिंग बना रहा है. तो अगर यहाँ हम लोग tan 30 पता करें तो tan 30 विल बी इक्वल टू CB बाई OC. सो यहाँ दिस प्लेस वी कैन replace this CB by OC by tan 30, and by putting the values of m equal to 0.03, g equal to 9.8 and tan 30 is equal to 1 by root 3, we can find the value of the horizontal force, which is equal to 0.1694 Newton. So this way we can find out the horizontal force using the condition for zero resultant vector just now we studied. So इस क्वेश्चन में हम लोग को जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक ही समय पे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, उनको एक ट्रायंगल के साइड्स के टेकन इन वन ऑर्डर रिप्रेजेंट करना होगा ट्रायंगल के साइड्स में, और देन वी कैन यूज दिस कंडीशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द different forces acting on the point object. Now next question, what is the distance traveled by a point during the time tau if it moves in the xy plane according to the relation x is equal to a sin omega t and y is equal to a 1 minus cos omega t. So इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जो xy प्लेन पे है और उसका x का भी पोजीशन दिया हुआ है और y का भी वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को ये पता करना है कि वो पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी टाइम टाउ में. तो हम लोग इस x का जो वैल्यू है a sin ओमेगा t, इसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट along x axis. We know that velocity along x-axis, if we represent it by vx, will be equal to the displacement along the x direction divided by the time taken. That is d by dt, dx by dt, and we can put the value of x, which is given in the question, as equal to a sin omega t. Now a is a constant, it will come out, and the d by dt, the differentiation of sin omega t will be omega cos omega t. So this way we can find out the velocity of the point along x-axis, that is vx is equal to a omega cos omega t. Similarly, we can find out the velocity of the point along y-axis by using the formula vy is equal to dy by dt. We will put the values of y, that is a 1 minus cos omega t. We know that the d by dt of cos omega t will be minus omega sin omega t, and by putting the value we will get vy is equal to a omega sin omega t. So finally the velocity vector will be equal to vx I cap, which represents the velocity along the x direction, plus vy j cap, which represents the velocity along the y direction. If we find the magnitude of this velocity, it will be equal to root under vx square plus vy square. We will put the values of vx and vy. So finally we will get a squared omega square cos square omega t plus a square omega square sin square omega t. a square omega square को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर में आएगा cos square omega t plus sin square omega t, which is equal to 1. So finally magnitude of the velocity will be equal to a omega. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पता करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम टाउ. अगर टाइम टाउ है और वेलोसिटी जो है पॉइंट का वो a ओमेगा है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करके हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम टाउ निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा टाउ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप concepts are clear to all of you. Thank you.